चलिए देखते हैं। हम लोग स्पेशियल कोहेरेंस देख चुके थे। आगे देखते हैं मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स हम कैसे प्राप्त करेंगे? हैं? क्या हुआ? आवाज नहीं जा रही है? मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स हम लाइट का कैसे प्राप्त करेंगे? मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स हम कैसे प्राप्त करेंगे लाइट का? देखा जाए, अगर किसी बिंदु पर सेम फेज में हो, समान फेज हो तरंगों का, तब हम उनको कोहेरेंट फेज में मानते हैं। देखा जाए दो मेथड है प्राप्त करने का, और पहला है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। पहला देखते हैं बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को डिवाइड करके देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई स्रोत लेते हैं लाइट का, यह मोनोक्रोमेटिक सोर्स है लाइट का, और इससे जो है ये रेज निकल रहे हैं। हम इसके रास्ते में एक स्लिट लगाते हैं, स्लिट, और नैरो बीम, नैरो स्ट्रीम जो है लाइट की बाहर जाती है, और फिर आगे हम फिर से दूसरा स्लिट लगा देते हैं, दो स्लिट, और यहाँ से जो बीम निकलते हैं, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नैरो स्ट्रीम जो निकलता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और होता क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर हमें इस तरह से वेव फ्रंट प्राप्त होते हैं, लेकिन आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और जो कि स्रोत सेम है, तो इनके जो फेज होंगे वो सेम होंगे। आगे ये स्लिट 1, स्लिट 2, और यहाँ से ये फिर वेव फ्रंट प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इस तरह से हम कहें कि इधर जो है इस तरह से जो है हमें ये वेव फ्रंट प्राप्त होते हैं दो सोर्स से। वो देखा जाए, इसमें जो है इसमें हम क्या करते हैं, वेव फ्रंट जो एमिट होता है किसी एक नैरो स्रोत से, एक इससे नैरो ओपनिंग से वेव फ्रंट ये निकल रहे हैं, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। द वेव फ्रंट एमिटेड बाय अ नैरो सोर्स, द वेव फ्रंट emitted by a narrow source is divided into two part, two parts,
और देखा जाए, हम देखें तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनके फेज सेम है, अगर दोनों वेव के फेज सेम है तो ये कोहेरेंट बीम हमें मिल रहे हैं। और ऐसा जो है, इस प्रकार का जो हमें कोहेरेंट बीम मिलते हैं, ये एक इमेजिनरी सोर्स है, इमेजिनरी सोर्स है। द कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन इज आर इमेजिनरी, काल्पनिक है। द कोहेरेंट सोर्स so obtained are imaginary होते हैं। they are produced in Fresnel's biprism, Fresnel's biprism, Lloyd's mirror, या हम कहें यंग्स डबल स्लिट, इनमें ये उत्पन्न किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम जो है वेव फ्रंट को दो पार्ट में डिवाइड करके और देखें, ये अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम फेज में मिल रहे हैं तो हमें इनसे जो है कोहेरेंट, यानी कि सेम फेज है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो सभी वेव का, तो ये हमें जो है कोहेरेंस देंगे। दूसरा देखा जाए, दूसरा तरीका है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। दूसरा है वेव फ्रंट का डिवीजन न करके एम्पलीट्यूड का डिवीजन करके। दूसरा बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम डिवाइड करते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम जो है किसी सोर्स से, कोई सोर्स है लाइट का, और इससे जो है ये सोर्स एक लेंस लगाते हैं, लेंस से लाइट को हम कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्ज करके इसको हम जो है एक इस तरह से कन्वर्ज करके जो है हम एक जो है ग्रेटिंग पर गिराते हैं। इसकी क्या विशेषता है, इसमें से लाइट का कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन उसका रिफ्लेक्शन। अब ये जैसे ही यहाँ गिरा, ये जो है ऐसे मुड़ा, और यहाँ से ये जो इसका जो है, ये जो नीचे की लेयर है इसमें हल्की पॉलिश रहती है, तो यहाँ से क्या होता है लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो गई, 50% ट्रांसमिट हो गई और 50% यहाँ से परावर्तित हो गई। रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन दोनों। आगे जो है यहाँ पे हम मिरर लगा देते हैं, मिरर, तो फिर ये लाइट इस पे लंबवत गिरता है, फिर उसी दिशा में ये रिटर्न हो जाता है। और यहाँ पे भी हम इसके परपेंडिकुलर मिरर लगा देते हैं M2, लाइट यहाँ गिरता है फिर से बैक हो जाता है। अब सेम है, सेम सोर्स से लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सेम जो है एम्पलीट्यूड दोनों का है, सेम लाइट है, दो यहाँ पे गिरा करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दोनों को फिर रिटर्न किया और दोनों एक साथ फिर ऑब्जर्वर पे आ रही हैं। अब ये कोहेरेंट है, दोनों जब एक साथ मिल गई तो अब ये कोहेरेंट है। यहाँ से आप जो है दोनों सुपर इम्पोज कर रहे हैं, यहाँ पे आप आंख लगा के देखेंगे तो आपको ये जो है कोहेरेंट बीम ये मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है रिफ्लेक्टेड
ये रिफ्लेक्शन की कोटिंग है, रिफ्लेक्शन कोटिंग। और यहाँ पर दो वेव इनका सुपर इम्पोजेड हैं, टू वेव्स सुपर इम्पोजेड, ठीक ना। इस प्रकार से हम कोहेरेंट लाइट प्राप्त करते हैं। तो देखा जाए इन दिस अरेंजमेंट, इस प्रकार के अरेंजमेंट में क्या है, अरेंजमेंट इन दिस अरेंजमेंट light wave is partly reflected, light wave is partly reflected and, यानी कि पार्टली रिफ्लेक्टेड का मतलब 50% रिफ्लेक्ट होती है, 50%, एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली ट्रांसमिटेड, एंड ये ट्रांसमिटेड है, ट्रांसमिटेड एंड पार्टली ट्रांसमिटेड, आंशिक रूप से रिफ्लेक्ट होती है और आंशिक रूप से ट्रांसमिट होती है, ये भी 50%। To produce two light source, to produce two light source, जैसे इसके पहले हम दो स्लिट बना करके दो लाइट सोर्स लिए थे। अब की क्या कर दिया, एक तो लाइट देखिए रिफ्लेक्ट होके इधर से आ रही है, एक स्रोत ये हो गया और अगला स्रोत ये बन गया ना। ये कई जगह से लाइट है लेकिन दो सोर्स से आते हुए इस पॉइंट पे मिल रही है, तो सेम फेज में ये मिलेंगे, सेम एम्पलीट्यूड है, तो अब ये कोहेरेंट बीम हो गए, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। आगे देखा जाए एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एमिटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट, इसमें हम क्या करते हैं, दो पार्ट में, इस सोर्स से जो लाइट हमें मिल रही है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और फिर उनको मिला देते हैं, ठीक है, समझा ही चुके हैं, चाहे तो लिख भी दीजिए थोड़ा सा। The amplitude of wave emitted by an external source, wave emitted by an external source of light is divided into two parts, दो पार्ट्स में, by partial reflection and partial reflection, by partial reflection and partial refraction। ठीक ना। अब आते हैं हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस देखते हैं, और इंटरफेरेंस के बाद फिर जो है देखा जाएगा आगे। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्यतिकरण कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। देखा जाए जब दो प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिलती हैं तो उनका जो इंटरेक्शन है आपस में, एक दूसरे के साथ जो एडिशन है, जुड़ाव है, लगाव, इंटरेक्शन है, उसको हम व्यतिकरण कहते हैं। और ये जो है दो तरह का होता है, एक तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ जाती है या घट जाती है।
अगर दोनों का इंटरेक्शन सेम फेज में हुआ एक दूसरे के साथ तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, समपोसी बेस कर। और यदि दोनों अपोजिट फेजेस में मिलते हैं या फेज डिफरेंस है दोनों में, तो उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है मिलने के बाद वो घट जाती है, जिसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या हम कहें कि विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो देखा जाए फिर से, जब दो तरंगे आपस में सेम फ्रीक्वेंसी के हों, यानी दो तरंगे जिनकी आवृत्ति समान है, फ्रीक्वेंसी समान है, वेवलेंथ समान है, जब वे एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में चल रही हैं समान माध्यम में, तो आपस में जब वो मिलती हैं तो उनका कॉम्बिनेशन हो जाता है तरंगों का, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, उनकी तीव्रता को, इंटेंसिटी को, एम्पलीट्यूड को बढ़ाते या घटाते हैं, और इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। अब उस एक दूसरे के साथ एडिटिव या डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव दोनों कुछ भी हो सकता है। तो देखा जाए, when two waves of same frequency, when two waves are same frequency travel in the same direction, due to their superimposition, सुपरइम्पोजिशन के कारण at some point intensity of light is maximum, and at other point intensity is minimum. इस परिघटना को, इस फिनोमेना इसको इंटरफेरेंस। फिर से ध्यान दीजिए, जब दो समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में एक ही माध्यम से चलती हैं, तो उनके आपस के इंटरेक्शन से, उनके सुपर इम्पोजिशन से जगह जगह पे जो इंटेंसिटी है लाइट की या तो बढ़ जाती है या घट जाती है, कहीं बढ़ गई कहीं घट गई। तो अगर बढ़ गई या घट गई ऐसा कुछ हो रहा है तो हम इस परिघटना को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। यानी एक तरंग दूसरे के को प्रभावित कर रही है, इसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है ना, इंटरफेयर करने लगते हैं एक दूसरे को। तो अगर एक दूसरे को के साथ इंटरफेयर कर रही है, दूसरे को प्रभावित कर रही है, तो हम इस परिघटना को इंटरफेरेंस या व्यतिकरण कहते हैं। अब देखा जाए, हमने कहा जब एक दूसरे से इनका सुपर इम्पोजिशन होता है तो दो तरह के जो है इंटरेक्शन इनके हो सकते हैं। कैसा? देखिए, जब ये दो तरंगे हैं और अगर ये चल रही हैं, दोनों समान आयाम की तरंगे, फ्रीक्वेंसी की तरंगे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी है और सेम स्रोत मीडियम में सेम डायरेक्शन में ये चल रही है। अब देखा जाए, अगर इनके बीच फेज लाइट फेज डिफरेंस नहीं है, या हम कहें ये सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब इसके क्रेस्ट के ऊपर इसका क्रेस्ट है, इसके ट्रो के ऊपर इसका ट्रो है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रो के ऊपर ट्रो। अगर ये सेम फेज में है, तो अगर सेम फेज में ये है और एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चल रही है तरंगे, तो ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। और प्रभावित करती हैं तो क्या होता है? इंटरफेरेंस। इसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और जब दोनों मिलके एक तरंग बनाएगी तो परिणामी जो तरंग बनेगी उसका आयाम जो है, क्योंकि सेम फेज में है,
तो आयाम बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों के योग के बराबर हो जाता है। आयाम बढ़ गया तो इंटेंसिटी बढ़ गई, और ऐसे इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव संपोषी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो पहला हेडिंग डालिए, इंटरफेरेंस दो प्रकार का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। तो पहला कंस्ट्रक्टिव को निपटा ही लें, फिर डिस्ट्रक्टिव पर आते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। इसमें हमने बताया कि इनकी इंटेंसिटी या इनका आयाम बढ़ जा रहा है, एक दूसरे में जुड़ जा रहे हैं, सेम फेज में ये तरंगे हैं। इनके एम्पलीट्यूड और इनकी इंटेंसिटी अलग अलग हो, लेकिन ये समान फेज में है। मान लें इसकी इंटेंसिटी, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है ना, इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, और ये रिजल्टेंट A है और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी I है। तो देखा जाए यहां पर क्या होता है, लाइट वेव हमने बताया ये सेम फेज में इंटरेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में प्रकाश तरंगे सेम फेज में, यानी क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रो के ऊपर ट्रो, समान फेज में इंटरेक्ट होती है। इनका इंटरेक्शन सेम फेज में होता है। तो पहला, लाइट वेव इंटरेक्ट इन सेम फेज। लाइट वेव interact in same phase। जो लाइट वेव है वो सेम फेज में इंटरेक्ट होती है, इनका इंटरेक्शन सेम फेज में है। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। देखिए हमने बताया कि जब ये जो है सेम फेज में इंटरेक्ट होती है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है दोनों के सम के बराबर होता है, और इंटेंसिटी भी दोनों का जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो हम कहें इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के ही प्रोपोर्शनल होता है, तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इंटेंसिटी भी बढ़ गई। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। इंटेंसिटी ऑफ, इस समय इस केस में लाइट इज मैक्सिमम। लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होती है। फेज डिफरेंस देखा जाए, इनके बीच चूंकि सेम फेज में है ना, तो फेज डिफरेंस या तो 0 होगा या 2πn, 2πn यानी पूरा एक वेवलेंथ आगे या पीछे होंगे। ठीक है ना, तो फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू 0, या हम कहें 2πn के 2π का मल्टीपल। ठीक है ना, जैसे यहां से यहां तक 2π के बराबर हुआ था, तो इसका मल्टीपल 2 वेवलेंथ 3 वेवलेंथ n लैम्डा का के बराबर होगा, n लैम्डा के बराबर। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस ये किसके बराबर होगा, n लैम्डा के, यानी कि एक वेवलेंथ आगे या पीछे n लैम्डा, या हम कहें लैम्डा अपान 2 का इवन मल्टीपल। लैम्डा अपान 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 से 8 से, इवन मल्टीपल, या इवन मल्टीपल ऑफ, इवन का मतलब सम, इवन 2 4 6 8 एक्सेट्रा, मल्टीपल ऑफ लैम्डा अपान। ठीक है, लैम्डा अपान। आगे देखा जाए यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, हमने कहा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा दोनों वेव के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये कितना होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे ये फेज डिफरेंस या तो 360 होगा या उसका मल्टीपल। ठीक है ना, और पाथ डिफरेंस जो है वेवलेंथ का मल्टीपल होगा। तो देखते हैं
एम्पलीट्यूड ए मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा अगर कंस्ट्रक्टिव है तो ये किसके बराबर होगा, A1 प्लस A2, दोनों के सम के बराबर होगा। दूसरा जो है देखा जाए, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये कितने की होगी, आई मैक्सिमम, ये किसके बराबर होगा, ये I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 के, या हम कहें रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। ठीक है, यदि I1 I2 समान हो, I1 इक्वल टू I2, देन I क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है 4I0 के I मैक्सिमम, और मान लीजिए I0 के बराबर है, तब I मैक्सिमम ये क्या हो जाएगा 4I0। ठीक है ना, तो इनकी जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड दोनों को जोड़ लें। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड दोनों का समान है तो 2 गुना हो जाएगा, और इंटेंसिटी जो है दोनों की इंटेंसिटी का 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से इनकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं, विनाशी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अच्छा, हाँ कंस्ट्रक्टिव बता दिया, ठीक। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है ना, विनाशी कंस्ट्रक्टिव हो गया। अब डिस्ट्रक्टिव पे आते हैं। इनमें क्या है, ये सेम फेज में नहीं, जब ये अपोजिट फेज में इंटरेक्ट होते हैं तो इनका रिजल्टेंट वेवलेंथ एम्पलीट्यूड 0 हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड एक समान और अपोजिट है तो 0 हो जाएगा। एक समान नहीं है किंतु अपोजिट है तो 0 नहीं होगा, मिनिमम होगा। इंटेंसिटी 0 या मिनिमम होती है, ठीक ना। इनमें तो देखा जाए, ये जो है अपोजिट फेज में अगर मिलते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिलता है। When wave meet with opposite phase, when wave interact with या meet with opposite phase, विपरीत कला में जब ये मिलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस is obtained। हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होता है। फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा, अपोजिट है तो 180 का होगा फेज डिफरेंस। अगर 360 का हो गया तो फिर कंस्ट्रक्टिव होगा, 180 डिग्री। या हम कहें 2n-1 पाई के 2n-1 पाई के, जहाँ पे n क्या है 1 2 3 इस तरह से होगा, इस तरह। अब इसको जब 2n-1 पाई करेंगे तो वो यानी कि 180 ही आएगा, या 180 का मल, या तो फिर 360 नहीं आएगा, फिर 540 आएगा, इस तरह से। अगला देखा जाए, या हम कहें 2n+1 पाई के। अब इस केस में पाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से। अगर 2n-1 करते हैं तो 1 से शुरू होगी, और 2n+1 करते हैं तो n की वैल्यू 0 से शुरू हो जाएगी, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरह से।
अगला पाथ डिफरेंस देखा जाए। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इनमें कितना होगा, डेल्टा, ये होगा 2n-1 लैम्डा अपान 2k, यानी कि ये ऑड मल्टीपल है, इवन नहीं, ऑड मल्टीपल है लैम्डा बाई 2 का, ऑड मल्टीपल ऑफ, यानी कि 3, 5, 7 और 3, 5, 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा, मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई ये होता है। एम्पलीट्यूड जो है मिनिमम होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगी। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर है तो जीरो हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और इंटेंसिटी भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है तो न्यूनतम होगा, एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम, मिनिमम होगा, यानी कि ए मिनिमम ये कितना होगा, A1 माइनस A2 के, और यदि A1 A2 बराबर हो, A1 इक्वल टू A2, देन A मिनिमम इक्वल टू 0 के हो जाएगा। दूसरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यानी कि I मिनिमम ये क्या हो जाएगा, I प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 के, ठीक है, या यही बराबर हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर I1 I2 दोनों बराबर हैं तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। दोनों वेव की इंटेंसिटी अगर एक समान है और उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो हो गया वैसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। I मिनिमम बराबर, ठीक है। अब देखते हैं सुपर इम्पोजिशन ऑफ रैंडम वेव। रैंडम सुपर इम्पोजिशन है तो क्या होगा, जब वेव्स रैंडमली मिलती हैं, यानी कि अलग अलग फेज में होती हैं, अलग अलग जगह से हैं, तो उनमें जो है कोई निश्चित, कोई डेफिनेट पैटर्न उनके इंटरफेरेंस का नहीं होता है, लेकिन अगर सेम फेज में मिल रहे हैं तो उनकी इंटेंसिटी दोनों की इंटेंसिटी के योग के बराबर होता है। कोई वहां पर इंटरफेरेंस का डेफिनेट निश्चित पैटर्न नहीं होता है। तो तीसरा केस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑफ रैंडम फेज, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑफ रैंडम फेज, हमने बताया रैंडम फेज में इनका सुपरपोजिशन है तो कोई निश्चित हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता। When two wave having random phase, when two wave having random phase, random phase, phase difference between them, यानी कोई निश्चित फेज डिफरेंस नहीं है, रैंडम फेज डिफरेंस है उनके लिए। सुपर इम्पोज करते हैं तब जो है देयर इज नो इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कि कोई इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं मिलता है। नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज प्रोड्यूस, और
दूसरा यहाँ पर इंटेंसिटी इनकी I इक्वल टू I1 प्लस I2 के बराबर है। इंटेंसिटी इज रिजल्टेंट सबके इंटेंसिटी के सम के बराबर होता है। अब देखते हैं हम लोगों को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखना है जिससे हम लोग फ्रिंजेस प्राप्त करते हैं। तो देखा जाए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बेटा दें Young's double slit experiment. Double slit experiment. Young's double slit experiment. देखा जाए इसमें अगर हम कोई सोर्स लें, ये सोर्स है लाइट का, इससे लाइट निकल रही है, इनके एक्सपेरिमेंट में क्या है, और फिर हम यहाँ पर एक स्लिट लगा दें, डबल स्लिट है, इनके बीच की दूरी जो है d है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी d, और जो है ये स्लिट S1 मान लें है, ये S2 है सपोज कर लें। अब यहाँ से लाइट निकलेगी, ये जो है सेंट्रल, अब यहां से दो वेव्स होंगे, दो वेव निकलेंगे और सेम फेज में निकलेंगे, सेम डायरेक्शन में निकलेंगे क्योंकि सोर्स सेम है। अब इनका इंटरफेरेंस होगा तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ एक हम पर्दा लगा लें, स्क्रीन लगा लें, स्क्रीन पर इनका इंटरफेरेंस देखें और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सपोज कर लें t है और जो हम रेडिएशन यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक ना। तो आप देखेंगे कि एक तो आपको बीच में चमक मिलेगी, ये चमक मिलेगी और इसको हम सेंट्रल फ्रिंज, जो हमें चमकीली और काली पट्टियां मिलती हैं उनको फ्रिंज कहते हैं, ये सेंट्रल फ्रिंज होगी और ये सबसे चमकीली होती है। सेंट्रल पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा चमक किसी की होती है, ब्राइट फ्रिंज। उसके बाद फिर डार्क फ्रिंज मिलती है, फिर डार्क फ्रिंज, ये पहली ये सेंट्रल के बाद ये डार्क हो गया, पहली डार्क, दोनों तरफ एक एक डार्क हो गया, 1 1। फिर उसके बाद फिर जो है ब्राइट फ्रिंज मिलेगी हमें, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट के बाद फिर हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा, डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट के बाद फिर डार्क मिलेगा, फिर डार्क फ्रिंज मिलेगा। इस तरह से हमें फ्रिंजेस मिलती हैं। डार्क फ्रिंज है ये ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, फिर ये डार्क फ्रिंज, यहाँ फिर ब्राइट है, यहाँ पे ये फिर ब्राइट है, और फिर ये ब्राइट है, ये डार्क है, ब्राइट और डार्क। इस प्रकार से हमें फ्रिंजेस, अब हमें जो है इस पे चर्चा करना है, इसकी जो विशेषताएं हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। देखा जाए जो सेंट्रल फ्रिंज होता है वो सबसे ब्राइट होता है हमेशा, क्योंकि जो है सेंट्रल फ्रिंज ये हमेशा जो सेंटर पे फ्रिंज बनता है वो हमेशा ब्राइट होता है और सबसे ज्यादा चमकीला यही होता है, क्योंकि दोनों सोर्स से जो लाइट इमिट होते हैं, दोनों स्रोत से जो लाइट उत्सर्जित होते हैं वो यहाँ पर जो है जब मिलते हैं तो सेम फेज में ये मिलते हैं, ठीक है। कभी भी यहाँ से ये सेम फेज में मिलते हैं, उसके आगे हम जब जाते हैं तो फेज अलग होता है, फिर सेम होता है, अलग होता है, सेम होता है, यहाँ से दूर जैसे जैसे हम जाते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर ये हमेशा सेम फेज में मिलते हैं। तो पहला पॉइंट, सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट, सेंट्रल फ्रिंज
इज ऑलवेज ब्राइट, हमेशा ब्राइट होता है, बिकॉज क्योंकि एट सेंट्रल पोजीशन पर फाई की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0 डिग्री होता है, और या हम कहें जो पाथ डिफरेंस है वो 0 होता है। हम कहें सेम फेज में ये फ्रिंजेस एक दूसरे से मिलते हैं। अभी तो इसमें कई पॉइंट हैं, लेकिन अब हमें लगता है हम पूरा नहीं कर पाएंगे आज, इसको सोचे थे ख़त्म कर देंगे। 5 मिनट बच रहा है 8 बजने में, अगली क्लास 8 बजे से है, तो ऐसा करते हैं कि अब इसी पे रोकते हैं, इसको कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। अब इस पर और चीज़ें हैं, लेकिन अब कल की क्लास में ही कंप्लीट होगा। बना लीजिए।